हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं प्रवीण कुमार दक्ष कंपटीशन में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं गुणनखंडों के बारे में। गुणनखंडों की संख्या हमसे पूछी जाती है। बहुत सारी परीक्षाएं जैसे टेट, सुपर टेट, एसआई, कोई भी परीक्षा हो, किसी में भी पूछ लिया जाता है कि गुणनखंडों की संख्या बताओ। तो बस थोड़ा सा आपको समझना है और गुणनखंडों की संख्या आप आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं हम गुणनखंडों की संख्या को कैसे ज्ञात कर सकते हैं। तो देखिए, हमें बताना है गुणनखंड, गुणनखंड की संख्या। गुणनखंड की संख्या क्या होगी, तो ये हमें बताना है दोस्तों। अब इसमें आपको 3 स्टेप याद रखने हैं। पहला तो ये कि आपसे ये पूछेगा कि कुल गुणनखंड बताओ। आपसे कहेगा कि कुल गुणनखंड बताओ, तो आपको बताना है कि कुल गुणनखंड कितने होंगे। तो कुल गुणनखंड के लिए आपको क्या करना है, कुल गुणनखंड के लिए जैसे हमें पता है कि अगर हमारे पास कोई संख्या है, और जो संख्या है मान लेते हैं वो x है और एक y है और एक z है, ये हमारे पास संख्या है और इनकी पावर हम मान लेते हैं कि n है, ठीक है, या m है, ऐसे मान लेते हैं m है, n है, o है, ये इनकी पावर है। तो फिर इनके कुल गुणनखंड क्या होंगे, तो कुल गुणनखंड जो होंगे इनके दोस्तों, तो वो क्या होंगे, m+1 ये हो जाएगा, यहाँ n+1 ये हो जाएगा और यहाँ o+1 ये हो जाएगा। बस ये हमें कुल गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करा देगा। कितना आसान था, बिल्कुल आसानी से हम इनको कर सकते हैं कि कुल गुणनखंड हमारे पास होंगे तो वो कितने होंगे, ये हमें आसानी से बता देगा। अब दूसरा स्टेप हमें याद रखना है, इसमें हमसे कहेगा अभाज्य गुणनखंडों की संख्या बताओ। क्या कहेगा, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या बताओ। तो अभाज्य गुणनखंड कौन से होंगे, अभाज्य गुणनखंड, तो अभाज्य गुणनखंडों की संख्या जब हम जानेंगे तो सेम प्रोसेस रहेगा, वही x की पावर m और y की पावर n और z की पावर o, ठीक है। ये मान लिया हमने, ये एक प्रश्न है, हमने मान लिया। अब अभाज्य गुणनखंडों की संख्या क्या होगी, तो भाई अभाज्य गुणनखंडों की संख्या क्या होगी, m, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर, देखिए हमें पता है कि जो अभाज्य गुणनखंड होंगे वो कितने होंगे। ये हमसे ये कह रहा है प्रश्न कि अभाज्य गुणनखंड कितने होंगे, तो m+n+o, बस ये कर देना है हमें। तो अभाज्य गुणनखंडों की संख्या जो होगी दोस्तों, वो क्या होगी, घातों का योग हो जाएगी, तो घातों का योग कर देना है। अब हमें तीसरा स्टेप ध्यान देना है। इसमें हमसे पूछता है कि धनात्मक, कैसे, धनात्मक, तो धनात्मक गुणनखंडों की संख्या बताओ। ये पूछता है कि धनात्मक गुणनखंड, तो धनात्मक गुणनखंड हमें बताने हैं, धनात्मक गुणनखंड की संख्या बतानी है। तो अब ऐसी कंडीशन है जहाँ धनात्मक गुणनखंडों की हमें संख्या बतानी है और फिर से हमें प्रश्न दिया हुआ है कि x की पावर n और y की पावर n और z की पावर o, ये हमें प्रश्न दिया है। अब कह रहा धनात्मक गुणनखंडों की संख्या बताओ। तो क्या करेंगे भैया, तो क्या कर सकते हैं कि हम लिख लेंगे घाते, यानी m+n+o, ये लिख दिया हमने, इंटू 2, माइनस कर दिया हमने क्या, n और इंटू 2। अब देखिए ये n जो है हमारे पास, ये पद है, यानी ये पदों की बारंबारता को दर्शाता है। क्या दर्शाता है, पदों की बारंबारता। तो पदों की जो बारंबारता है, यानी कोई पद कितनी बार आया, तो पदों की बारंबारता को दर्शाने वाला पद ये क्या कहलाएगा, n कहलाएगा। तो ये क्या है, हमारी घाते हैं, ये हमारी क्या है, घाते हैं। तो ये घाते हैं, तो हमने क्या कर दिया, घातों का योग इंटू 2 माइनस n पदों की बारंबारता इंटू 2। अब हमें क्या पता चल गया, धनात्मक गुणनखंडों की संख्या पता चल गई, है ना, बिल्कुल आसान। तो सब आसान है। तो चलिए कुछ प्रैक्टिस भी कर लेते हैं प्रश्नों की। जैसे हमें पहला प्रश्न दिया है, हमें दिया है कि 100 के अपवर्तक ज्ञात करो। अब हमें पता है भैया कि 100 के अपवर्तक बताने, यानी हमें कुल भाजक बताने। भाई कुल भाजक हमें बताने हैं। देखो हमसे ये नहीं कहा कि अब अभाज्य बताओ, कह रहा कुल भाजक बताओ, यानी 100 के अपवर्तक कितने हैं। तो हम क्या करेंगे, अब हम 100 के टुकड़े करना शुरू कर देते हैं। तो 2 से काटिए 50 आया, फिर से काटिए 25 आया, 5 से काटिए 55 25, 5 एकम 5 कट गया। देखो 2 से काटा 50 आया, 2 से 25 दूनी 50, फिर 55 25 और 5 एकम 5, ये सॉरी 5 एकम 5 ये कट गया। देखो है, तो हमने देखो काटा 2 से और फिर 5 से काटा, तो इस तरीके से हमारे पास आ रहा है, ठीक है। अब देखिए क्या करना है, हमें तो कुल भाजक चाहिए ना, तो कुल भाजक के लिए तो हमने आपको बताया था कि हमें लिखना है संख्या की घात। अब देखिए यहाँ 2 आया, तो 2 की पावर हम क्या लिख सकते हैं, 2, क्योंकि 2 बार ही आया। फिर हम यहाँ लिख सकते हैं आगे
5, तो यहाँ लिख सकते हैं हम 5 की पावर 2, क्योंकि 5 भी कितनी बार आया, 2 बार आया। अब हमें चाहिए कुल भाजक। क्या चाहिए हमें दोस्तों? कुल भाजक। तो कुल भाजक के लिए हमें क्या करना है, हमें घात लेनी है, यानी हमें लिखना था p+1 और फिर लिखना है हमें q+1, ये जो भी मानी थी आपने, जैसे m मानी थी तो m+1 और फिर n+1, इस तरीके से आपको लिखना है। तो अब यहाँ देखो m कितनी है, 2, तो 2 + 1 हो गई। फिर यहाँ m भी कितनी है, 2, तो 2 + 1 हो गई, यानी 2 1 3 हो गई, और इंटू 2 1 3 हो गई, तो 3 3 का कितना हो गया, 9। यानी हमें पता चला कि 100 में जो कुल भाजक होंगे, कुल भाजकों की जो संख्या होगी दोस्तों, वो कितनी होगी, वो 9 होगी। तो बिल्कुल आसान था, देखो आसानी से हमें पता चल गया कि इसमें कितने भाजक होंगे। अब आगे देखिएगा, अगला प्रश्न हमें दिया हुआ है, कह रहा है कि 216 के कुल गुणनखंड बताओ। सेम है कि नहीं, ये देखो। तो 216 को आपको क्या करना है कि 216 के टुकड़े करो, 2 एकम 2, यानी 2 दाम 20 और 2 अट्ठे 16, 2 पंचे 10, 2 चौको 8, 2 से 27 दूना 54, फिर 3 नमा 27 और फिर 3 त्रिका 9 और 3 एकम 3। तो ये हमने देखो काटना शुरू कर दिया। अब हमें क्या करना है कि हमने देखा कि यहाँ पर 2 देखो हमें 2 की पावर 3 दे रहा है, जबकि यहाँ 3 को देखो तो 3 की पावर 3 दे रहा है। अब हमें कुल भाजक चाहिए, तो हम कुल भाजक निकाल सकते हैं। तो कुल भाजक के लिए क्या करना पड़ेगा, कुल भाजक बराबर घातें। घातें देखिए 2 की घात 3 है तो 3 + 1 लिख देना है। यहाँ घातें 3 की घात 3 है तो यहाँ भी 3 + 1 लिख देना है। तो 3 और 1 कितना हुआ, 4, और 3 और 1 कितना हुआ, 4, तो 4 चौको कितना हुआ, 16। यानी पता चल गया देखो हमें कि 216 के जो कुल गुणनखंड होंगे, जो कुल भाजक होंगे दोस्तों, वो कितने होंगे, 16 होंगे। तो इसका राइट आंसर आ गया कितना, 16। देखिए हमें पता चल गया इसका आंसर कि इसका आंसर 16 होगा। तो बिल्कुल आसान से प्रश्न है, आसानी से कर सकते हैं। तो अब हम देख रहे हैं अगला प्रश्न, 420 के अभाज्य गुणनखंड हमें बताने हैं। तो 420 देखिए दोस्तों, 420 के हमें कैसे गुणनखंड चाहिए, अभाज्य। अभाज्य खंड हमें चाहिए। अभाज्य खंड मतलब हमें रूढ़ खंड चाहिए। कैसे खंड चाहिए, रूढ़। तो अब हम इसके टुकड़े करेंगे, तो 2 दूनी 4, 2 एकम 2, काट दिया हमने, 2 से 2 पंचे 10, सॉरी, फिर 2 से काटना है तो 2 एकम 2, 2 पंचे 10, फिर आप 3 से काट सकते हैं, 3 त्रिका 9, 3 पच्चे 15। अब तो कटने वाला है नहीं, तो 5 सते 35 होगा, 7 एकम 7 हो गया। तो ये हमने काटा, देखो इसको, तो देखिए 2 से काटा, 21 दूना 42, फिर 2 से 2 एकम 2 और 2 पंचे 10, 3 त्रिका 9, 3 पच्चे 15 और 5 सते 35, 7 एकम 7। अब देखिए 2 का तो एक जोड़ा बना। ध्यान देना है कि हमें अभाज्य गुणनखंड चाहिए, तो हमें चाहिए अभाज्य खंड। क्या चाहिए, अभाज्य खंड। तो अभाज्य खंड चाहिए, तो अभाज्य खंड बराबर भाई 2 का जोड़ा बना, ये 2 की पावर 2 हुआ, इंटू आगे क्या बना, 3 है एक बार तो 3 की पावर 1, फिर 5 भी एक बार है तो 5 की पावर 1, 7 भी एक बार है तो 7 की पावर 1, है ना। अब अभाज्य खंड चाहिए, गुणा में तो घातें जुड़ती हैं भाई। अभाज्य खंड बराबर क्या होता था, P + Q + R + S, या MNOP, कुछ भी लिख सकते हैं आप इसको। आप लिख सकते हैं M + N + O + P, इस तरीके से लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। जैसा भी आप भाषा शैली को समझ जाएं वैसे लिख सकते हैं। यानी ये घातें होती थी हमारी, क्या होती थी, घातें होती थी। तो हम सब घातों को जोड़ रहे हैं, वैसे भी आपको पता है गुणा में घातें जुड़ती हैं। तो आप देखा, आपने जोड़ दिया, 2 1 3 1 4 1 5, भाई 2 2 4 1 5, यानी अभाज्य गुणनखंडों की संख्या यहाँ कितनी आ गई, 5 राइट आंसर आ गया। तो देखिए इसका आंसर आ गया, हमने दे दिया, कितना आ गया, 5। बिल्कुल आसान था, कुछ था ही नहीं, कुछ था ही नहीं भैया, बिल्कुल आसान था भाई। अब देखो आगे, देखो आगे का हमें क्या करना है। हमें कह रहा है कि 48 की पावर 10 में अभाज्य गुणनखंड बताओ। अब देखो 48 की पावर 10 है, 48 पावर 10 है, हमें क्या करना है, 48 के टुकड़े करना शुरू कर देना है। तो 2 से काटिए, 2 दूनी 4, 2 चौको 8, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 छंग 12, 2 तिया 6, 3 एकम 3, ठीक है। अब देखिए हमने काटा इसको। अब इसको आपने देखा कि 2 की पावर 3 बन गई, तो 2 की पावर 3 लिख दी भाई। 2 तो 3 बार है, 4 बार है, 1 2 3 4 4 बार है, सॉरी, 2 की पावर 4 आ गई, इंटू 3 देखो हमने देखा 3 की पावर 1 तो ये की बार है। अब यहाँ देखना है कि अभाज्य गुणनखंड चाहिए। अभाज्य गुणनखंड में अभाज्य गुणनखंड चाहिए हमें, कैसे चाहिए, अभाज्य चाहिए। तो अभी तो आपने किया, अभाज्य गुणनखंड में घातें जुड़ जाती हैं भाई, जोड़ दी, 4 और 1 कितनी हो गई, 5 हो गई। और यहाँ घातें थी कितनी, 10 थी, तो यहाँ 10 का गुणा करा दिया, तो 10 पना कितना हो गया, 50, यानी इसके गुणनखंड कितने आए, 50। बिल्कुल सही आंसर आ गया इसका 50। देखा कितना आसान था, बिल्कुल आसानी से हमने 50 को निकाल लिया कि उत्तर को 50 कैसे आएगा। अब अगला प्रश्न देखते हैं इसको। देखिए लिखा है 2 की पावर 20, ये इसके भी हमें अभाज्य गुणनखंड चाहिए, इसके भी हमें अभाज्य गुणनखंड चाहिए। देखिए क्या कह रहा, अभाज्य खंड बताओ, इसके भी हमें अभाज्य खंड चाहिए।
तो अभाज्य खंड बराबर 2 की पावर 20 लिखा हुआ है, 5 की पावर 10 है तो 5 की पावर 10 लिख दिया। आगे देखिए 8 की पावर 4 है तो 8 की पावर 4 लिख दिया। अब क्या 2 के टुकड़े हो सकते हैं? नहीं हो सकते, तो 2 की पावर 20 लिखा रहने दीजिए। 5 के हो सकते हैं? नहीं हो सकते, 10 लिखा रहने दीजिए। इसके हो सकते हैं, क्या हो सकते हैं? 2 इंटू 2 इंटू 2 की पावर क्या लिखी हुई है? 4, तो ये लिख दिया हमने। अब इसको पूरा खोल दें अगर हम, तो 2 की पावर 20 हो गया, इंटू क्या हो गया 5 की पावर 10, इंटू फिर 2 की पावर 4, फिर इंटू 2 की पावर 4 और फिर इंटू 2 की पावर 4 हो गया। अब देखिए क्या हुआ, हमें पता चल गया कि हमें तो चाहिए अभाज्य गुणनखंड। तो जब हमें अभाज्य गुणनखंड चाहिए तो हमें क्या करना है? हमें तो घातें जोड़नी है, तो अभाज्य खंड बताने हैं। तो अब निकाल सकते हैं अभाज्य खंड। तो अभाज्य खंड बराबर क्या लिखना पड़ेगा? 20 प्लस 10 प्लस 4 प्लस 4 प्लस 4, तो 20 10 30, 20 10 30 प्लस 4 4 8 4 12, यानी 30 और 12 कितना हो गया भैया? 42। यानी अभाज्य गुणनखंड कितना मिला? 42। उत्तर आ गया भाई, इसका उत्तर आ गया 42। अभाज्य गुणनखंडों की संख्या इसमें कितनी होगी? 42 होगी। तो बिल्कुल आसान सी बातें हैं और आसानी से कर लिए हैं। अगला प्रश्न है इसी तरह से, 6 की पावर 7 है, इंटू लिखा हुआ है 35, तो 35 की पावर 3 है, फिर इंटू लिखा हुआ है 11, 11 की पावर 10 है। मैं कह रहा अभाज्य खंड बताओ। देखो दोस्तों, फिर से हमें अभाज्य खंड चाहिए, तो हम अभाज्य खंड कैसे ज्ञात करेंगे भाई? 6 के तो टुकड़े करे जा सकते हैं, तो 2 इंटू 3, तो अब 2 की पावर 7 हो गया और इंटू 3 की पावर भी 7 हो गया, इंटू 35 के भी टुकड़े करे जा सकते हैं, तो 35 के टुकड़े कर दो भाई, तो 5 इंटू 7, तो अब 5 की पावर 3 और 7 की पावर 3 इंटू 11 के टुकड़े होंगे नहीं की पावर 10। अब आज हमें खंड चाहिए, अब आज खंड में घातें जुड़ती हैं, इनको काट दो, इनको जोड़ दो, बस उत्तर आ गया। 7 7 14, 14 और 6 20 और 10 30, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या 30। उत्तर आ गया, खत्म हो गया। देखिए अगला प्रश्न। अब देखिए अगला प्रश्न में दिया गया है, कह रहा है प्रश्न में कह रहा है कि 42 की घात 43 में कुल भाजकों की संख्या बताओ भैया। 42 की घात 43 है और इसमें हमें कुल खंड बताने हैं। क्या बताने हैं? कुल खंड। तो कुल खंड हमें बताने हैं, कुल कितने खंड होंगे इसके, कुल कितने खंड होंगे, कुल कितने भाजक होंगे, कुल कितने अपवर्तक होंगे, कुछ भी कह सकते हैं आप, कुछ अपवर्तक को, भाजक को, खंड को, कुछ भी कह सकते हो। तो आप देखो इसमें कुल कितने खंड होंगे। क्या करना पड़ेगा आपको? 42 के फैक्टर करने शुरू कर देने हैं। तो 2 दूनी 4, 2 एकम 2, अब तो कटेगा नहीं, तो 3 7 21 और 7 एकम 7, ये भी नहीं कटेगा। यानी इसको आप कैसे लिख सकते हैं? कुल जानने हैं आपको, तो आप लिख सकते हैं 2 की पावर 1, बिल्कुल, इंटू लिख सकते हैं 3 की पावर 1 इंटू 7 की पावर 1। अब कुल खंडों में हमें घातें लेनी है, यानी 1 प्लस 1 ये हो गई, यहाँ भी 1 प्लस 1 हो गई, यहाँ भी 1 प्लस 1 हो गई, तो अब 1 1 2 हो गई, यहाँ भी इंटू 2 हो गई, यहाँ भी इंटू 2 हो गई, 2 दूनी 4 दूनी कितने हो गए? 8 हो गए। कुल चाहिए तो इसकी घातें तो पहले से 43 थी, तो इंटू कर दो 43। अब 8 तिरका कितना होता है? 24, 8 चौको 32, 32 में 2 हासिल का जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा? 34। यानी कुल इसमें कितने खंड होंगे? 344। यानी 42 की घात 43 में जो कुल भाजक होंगे वो कितने होंगे दोस्तों? 344। इसका सही आंसर हो जाएगा 344। अगला प्रश्न देखते हैं, और अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। उस प्रश्न में हमसे कहा गया है कि 2 की पावर 11, 2 की पावर 11 प्लस 2 की पावर 12 प्लस 2 की पावर 13 प्लस 2 की पावर 14 में हमसे कह रहा धनात्मक खंड बताओ। कैसे खंड बताने हैं? धनात्मक। तो धनात्मक खंडों की संख्या हमें बतानी है, तो हमने तो अभी आपको बताया था, अगर हमें धनात्मक खंड चाहिए होते हैं, अगर हमें धनात्मक खंड चाहिए होते हैं तो धनात्मक खंड बराबर कैसे ज्ञात करते हैं? भाई अभी समझाया था, भूल गए होंगे। तो देखिए धनात्मक खंड अगर हमें चाहिए तो हमें क्या लिखना है? घातों का योग। हम हिंदी में लिख देते हैं, हमें लिखना है घातों का योग, घातों का योग इंटू करना है 2, माइनस करना है पदों की बारंबारता। हमें क्या करना है? पदों की बारंबारता लिख देना है, तो यहाँ पदों की बारंबारता और इंटू कर देना है 2, बस इतना करना होता। तो घातों का योग देखो, घाते तो हैं हमारे पास 11 प्लस 12 प्लस 13 प्लस 14 इंटू 2, ये हमें करना है। और माइनस पदों की बारंबारता, भाई पद तो 2 है हमारा, 1 2 3 4, कितनी बार आया? 4 बार आया, तो बारंबारता 4 हो गई उसकी, और इंटू क्या करना है? 2 करना है। तो अब देखिए यहाँ पर कितना हो जाता है? 4 3 7 2 9 1 10, हासिल 1 1 2 3 4 1 5, और इंटू है 2 और माइनस 4 दूनी 8, यानी 50 दूना कितना हुआ? 100, और माइनस हो गया 8। तो 100 से जब 8 घट जाएगा तो कितना बचेगा? 92। यानी पता चल गया इसका आंसर भैया। आंसर इसका हम तुरंत जान गए कि इसमें जो धनात्मक गुणनखंडों की संख्या होगी वो कितनी होगी? 92 होगी। तो देखा आपने कितना आसान था,
बिल्कुल आप सेकेंड भी नहीं लगेंगे, आप एकदम फटाक से उड़ा सकते हो। तो यहीं तक आज चर्चा करते हैं और फिर मिलेंगे अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। और देखते रहिए दक्ष कंपटीशन क्लासेस को, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर भी कीजिए। जय हिंद।